इंडिया में हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी को लेकर पिछले कुछ समय से मैंने काफी वीडियो बनाया है। कई बार मैं आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूं ये बताने के लिए कि कैसे इस देश में हाउसिंग जो एक बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा और मकान, वो एवरेज इंडियंस की अफोर्डेबिलिटी से बहुत बाहर जा चुका है। और जब भी मैं ऐसे मुद्दे उठाता हूं, रियल एस्टेट का पूरा इकोसिस्टम, उनका पूरा नेटवर्क मुझे काउंटर करने आ जाता है। वो बताना शुरू करते हैं कहां कितने करोड़ के सेल हो गए, कौन से मार्केट में कितना प्राइस एप्रिसिएशन हो रहा है, उनके अनुसार सब कुछ बहुत परफेक्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मैं हूं रवि सिन्हा। मेरे सारे असेसमेंट, मेरे सारे स्टडी जिसमें मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि रियल एस्टेट इंडिया का सिर्फ टॉप 1% अफोर्ड कर सकता है, उस पे बहुत सारे क्रिटिकल रिमार्क्स अभी तक आ रहे थे। हालांकि मैं अपने उस रिसर्च में पूरी तरह ग्राउंडेड हूं। मेरा मानना है इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी इंडिया का सिर्फ टॉप 1% घर अफोर्ड कर सकता है। जो यहां बाइंग हो रही है वो एवरेज इंडियन अपनी अफोर्डेबिलिटी के बियॉन्ड जाकर घर खरीद रहे हैं। वो एक डेट ट्रैप में फंस रहे हैं और उनके घर खरीदने के बेनिफिशियरी बिल्डर्स हैं, बैंक्स हैं, ब्रोकर्स हैं और गवर्नमेंट है। यहां तक मैं देखता हूं, एक तरफ तो वो बायर्स हैं जो ओवर बोरोड मनी के साथ घर खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ छोटे शहरों से लोग आ रहे हैं यहाँ जॉब करने, वो वहां पे अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी बेचकर घर खरीद रहे हैं। लेकिन मेरा हमेशा से असेसमेंट अफोर्डेबिलिटी को लेकर जो रहा है, अभी एक रिसेंट रिपोर्ट ने उस पर एक बार फिर से मुहर लगा दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी ये खबर की कॉपी मेरे पास है और इस खबर के अनुसार टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट का जो सोर्स है वो है एनएचबी, एनएसएसओ, आरबीआई, एमपीसीई डाटा। और ये खबर के अनुसार एवरेज हाउसहोल्ड इनकम रिचेस्ट 5%, मतलब डेमोग्राफी के टॉप 5% का हाउसहोल्ड इनकम शहर वाइज एनालाइज करके दिया गया है कि अगर आप इन शहरों में एक एवरेज 110 स्क्वायर मीटर यानी कि 1184 स्क्वायर फीट का घर खरीदना चाहते हैं तो आपको कितने साल के इनकम की जरूरत पड़ेगी। बेंचमार्क उसमें यह भी है कि अगर आपका जो अभी इंडिया का ग्रॉस सेविंग रेट है 30.2%, कि आप अपनी 30.2% की इनकम सेव कर रहे हैं तो आप कितने दिन में घर खरीद सकते हैं। इंडिया का जो बेंचमार्क था, अभी तक जो भी बेंचमार्क रहा है, जैसे ग्लोबल बेंचमार्क है 5 साल का ग्रॉस इनकम, इंडिया में 11 साल की बात होती है। अफोर्डेबिलिटी में हम हर तरीके से बाहर जा चुके हैं। लेकिन अगर आप बोरो नहीं कर रहे हैं और अपनी अफोर्डेबिलिटी देखना चाहते हैं तो ये आंकड़े वाकई भयावह हैं। इन आंकड़ों के अनुसार मुंबई में एवरेज हाउसहोल्ड इनकम टॉप 5% पॉपुलेशन का 10.7 लाख पर ईयर है और अगर इसमें ग्रॉस सेविंग रेट 30.2% का आ रहा है तो 110 स्क्वायर मीटर यानी 1184 स्क्वायर फीट का घर खरीदने के लिए कितने साल की इनकम आपको चाहिए होगी, क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं? 109 साल। इंडिया के सबसे कॉस्टलीस्ट प्रॉपर्टी मार्केट में मुंबई आता है जहां आपको घर खरीदने के लिए 109 साल की इनकम सेव करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे आता है गुड़गांव। गुड़गांव में एवरेज हाउसहोल्ड इनकम टॉप 5% का 11.7 लाख है और इसके अनुसार आपको 64 साल की इनकम सेव करनी पड़ेगी। पटना जैसे छोटे टियर 2 सिटीज में भी ये 45 साल का निकल कर आता है। दिल्ली में ये 35 साल का निकल कर आता है। अब बात अगर हम करें राजस्थान में, जयपुर वगैरह शहरों में, वहां भी आपको 16 साल का आता है। अगर आप
उत्तर प्रदेश में लखनऊ को बेंचमार्क बनाकर डाटा निकाला गया है। वैसे नोएडा और लखनऊ के प्राइसेस ऑलमोस्ट बराबर हैं, तो यहां भी आपको 33 साल का इनकम सेव करना पड़ेगा। क्या आप अंदाजा कर सकते हैं, घर खरीदना मतलब कि 3 जनरेशन 4 जनरेशन काम करे तब जाकर नेक्स्ट जनरेशन घर खरीद पाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आपको 60 साल 65 साल 109 साल का ये बेंचमार्क आ रहा है, तो इस बेंचमार्क पे आप अपनी जिंदगी में तो नहीं खरीद सकते हैं। और यहीं पे मेरा एक बुनियादी विरोध रहा है घर खरीदने को लेकर। ये जो बिल्डर और उनका पूरा इकोसिस्टम आपको ये बता रहा है कि आपको घर खरीदना फायदे का सौदा है, एक ऐसा आपको फैंटेसी जोन में ये ले जा रहे हैं जहां आप अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, 60 साल 80 साल 100 साल आपने कोई पैसे तो कमाए नहीं है। आप अपने गांव में, अपने होम टाउन में पिछले 3-4 सालों में आपके एंसेस्टर्स ने जो पैसे कमाए हैं सबको बेचकर आप यहां घर खरीद रहे हैं। और फिर हर लेवल पे आप एक्सप्लॉयटेशन के भी शिकार होते हैं। घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो जो प्रॉमिस किया गया था वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद बिल्डर कितने सालों तक आपको मेंटेनेंस के नाम पर एक्सप्लॉयट करेगा। क्या ऐसे में घर खरीदना कहीं से भी कोई ल्यूक्रेटिव डील है? रेंटल हाउसिंग इंडिया में इवॉल्व नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी वजह जितने ये बिल्डर हैं, जितना इनका लॉबी है जो सरकार पे हावी है, जितना सरकार की उदासीनता है, उससे ज्यादा इस बात पे भी है कि चूंकि आप घर खरीदते चले जाते हैं, आप सोचेंगे कि घर आपकी बुनियादी जरूरत है, शहरों में आकर नौकरी करनी है आपकी बुनियादी जरूरत है। जी नहीं, ये जरूरत बिल्डर्स की है, बैंक्स की है, सरकार की है। जिस दिन आप घर खरीदना बंद कर देंगे, ओवर प्राइस्ड घर खरीदना बंद कर देंगे, जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि मेरे अफोर्डेबिलिटी जोन से बाहर का घर मैं नहीं खरीदूंगा। रेंटल के एप्रिसिएशन की एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और घर का रेंटल भी महीने का 1 लाख रुपए हो जाए, फिर आप शहरों में आएंगे ही नहीं। और आपका शहरों में आना जरूरत जितनी आपकी है उससे कहीं ज्यादा जरूरत इंडस्ट्रीज की है, बिजनेसेस की है, सरकार की है इकोनॉमी को चलाने के लिए। अभी भी वक्त है, मैं बार बार कहता हूं, आप अपनी अफोर्डेबिलिटी को असेस करना शुरू कर दें सही कॉन्टेक्स्ट में। आज का इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट जो है वो सिर्फ टॉप 1% का गेम रह गया है, उन लोगों का गेम रह गया है जो पैरेलल इकोनॉमी है, जिनके पास ब्लैक मनी है। एवरेज इंडियन के लिए घर खरीदना अब सिर्फ एक घाटे का सौदा है, और खासकर तब जब आपके पास सरप्लस पैसा नहीं हो और आप अपने नेटवर्थ का 30-40% से ज्यादा देकर घर खरीद रहे हैं। और यहां मैं वो बात कह भी नहीं रहा हूं कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप तब कितने घाटे में हैं। सोचिएगा एक बार जरूर, आपके घर खरीदने का रियल बेनिफिशियरी कौन है। और हां, अगर मेरी बात आपको सही लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।